बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। अगर हम चैनल पर नए हैं, ये अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आज की जो वीडियो का मौजू है वो इंतहाई अहम और इंतहाई हसास है। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या फिर एज अ प्रैक्टिशनर साइकोलॉजिस्ट फील्ड में काम कर रहे हैं, ये नफ्सियात के बारे में कुछ दिलचस्पी रखते हैं, तो इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने का मौका मिलेगा। जैसा कि आपको वीडियो टाइटल में नज़र आ रहा है कि आज हम इस वीडियो में प्रोफेशनल एथिक्स बाय एपीए, यानी कि वो कौन से पेशा वराना अखलाकियात, वो कौन से एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, एथिकल कंसिडरेशंस हैं, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एक प्रैक्टिशनर साइकोलॉजिस्ट के लिए बना दिए हैं। अगर आपका ताल्लुक दुनिया की किसी भी फ़ील्ड से है, जब आप प्रोफ़ेशनली कोई भी काम करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा एथिकल स्टैंडर्ड्स, कंसिडरेशंस का जनरली भी ख़्याल रखना पड़ता है। यानी अगर हम इन एथिक्स को ना भी पढ़ें, तो हमें एज़ अ ह्यूमन बीइंग पता होता है कि हमारी क्या-क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या-क्या बाउंड्रीज़ हैं। और एक साइकोलॉजिस्ट का जो फ़ील्ड वर्क होता है, वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है, थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, बिकॉज़ जितने भी पेशेंट्स आते हैं या फिर इवन कि कोई अप्लाइड रिसर्चेज़ में हैं, तो जितनी भी चीज़ें कंडक्ट करनी होती हैं वो वर्बली है, वो कम्युनिकेशन के थ्रू है, वो टॉकिंग थेरेपीज़ के ज़रिए होता है। सो इसमें अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो कि एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट की एसोसिएशन है, जिसमें 1,35,000 से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट शामिल हैं। तो उन सब ने मिलकर एक एथिकल कंसिडरेशंस बना दिए कि जनाब, जब आप फील्ड में जाएँगे एज़ अ साइकोलॉजिस्ट, तो आपने इन-इन बातों का, इन-इन चीज़ों का ख़्याल रखना है। While moving towards the topic, let's comprehend some historical background of psychology. इस स्लाइड में मैं साइकोलॉजी की थोड़ी हिस्ट्री को रिवाइज ज़रूर करूँगी, क्योंकि टॉपिक की मुकम्मल बेस इसी स्लाइड से बनती है। इस पर एक इन डिटेल इन डेप्थ वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दिया, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जो हम यहाँ पे शॉर्टली रिवाइज़ करते हैं, वो इस तरह से कि अमेरिका की आज़ादी के बाद, मतलब अमेरिका दुनिया के उन वाहिद ममालिक में शुमार किया जाता है जिसने बाकी ममालिक से बहुत देर पहले आज़ादी हासिल की। 1776 में अमेरिका ने आज़ादी हासिल की, तो जो अमेरिका में जो फर्स्ट सेंसस कंडक्ट किया गया था, यानी पहली जो मरदमशुमारी हुई थी, वो 1840 यानी 1840 में पहली मरदमशुमारी हुई, जिसमें इंसानों के लिए पहली बार इंसेन यानी एबनॉर्मल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। और 1843 में अमेरिकन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन बनी, जिसमें इन्होंने मरदमशुमारी में लिया जाने वाले सारे डाटा को देखा, एनालाइज़ किया, और इसमें इन्होंने थोड़ा-सा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि जनाब, जो हमने इंसानों के लिए इंसेन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये बहुत इनएप्रोप्रिएट है। सो 1840 के बाद 1843 में एसोसिएशन बनी, स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन, जिसके बाद हमारे पास 1892 में, यानी आप यहाँ पे ड्यूरेशन गैप देख सकते हैं कि काफ़ी अरसे के बाद, कुछ सालों के गैप के बाद अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 1892 में बनी। यानी आज जो हम एथिकल कंसिडरेशंस की बात कर रहे हैं, इसकी जो एसोसिएशन बन चुकी थी वो 1892 में थी। और इसमें फिर हमारे पास वर्ल्ड वार टू का पीरियड आ जाता है 1939 से 1945 के दरमियान तक, जिसमें ह्यूमन्स पर काफ़ी रिसर्चेज़ हुई, इंसान की नफ्सियात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट ने काम किया। चीज़ों को देखा कि इंसान पर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो माहौलियाती अवामिल हैं, वो किस तरह से इनकी ज़हनी सेहत पर असरअंदाज होते हैं वगैरह। तो इसके बाद हमारे पास अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, जो कि 1921 में, यानी वर्ल्ड वार टू से पहले हमारे पास अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन दोनों बन चुकी थी। आईसीडी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, जो कि काफ़ी अरसे के बाद, लाइक 20 से 21 सालों के बाद जो कंडक्ट हुई, दैट वाज़ इन 1949। इसके बाद जो हम डीएसएम्स पढ़ते हैं, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, अब तक हमारे पास 5 वर्जन्स आ चुके हैं। तो जो हमारे पास पहला डीएसएम का वर्जन आया था, वो हमारे पास 1952 में आया। सो यहाँ पे 1776 से 1952 के दरमियान तक की जितनी भी साइकोलॉजी की हिस्ट्री है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जिन भी एथिकल कंसिडरेशंस की हम बात करेंगे, वो 1840 से या 1843 से वो स्टार्ट हो चुकी थी चीज़ें, यानी 1892 में जब एसोसिएशन बन चुकी थी साइकोलॉजिस्ट की, तो अब उन्होंने देखना शुरू किया कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। फिर जब अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन बनी, डीएसएम पब्लिश हुआ, हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स आए। 1952 के बाद यानी 1953 में हमारे पास कुछ कोड ऑफ एथिक्स आए, जिसे अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एक ऐसी यूनिवर्सल एसोसिएशन है जिसे दुनिया के तमाम साइकोलॉजिस्ट मनो अन तस्लीम करते हैं, जिसे फॉलो करते हैं।
अब अगर हम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यानी एपीए के थोड़े से इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन है, यानी दुनिया के जो माहिर नफ्सियात हैं उनकी सबसे जो बड़ी तंजीम है, दैट इज़ इन अमेरिका। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फाउंडेड इन 1892, मेंबरशिप मोर दैन 1,37,000 साइकोलॉजिस्ट। यानी अब तक जो एपीए के जो मेंबर्स हैं, दीज आर 1,37,000, यानी 1,37,000 माहिर नफ्सियात इनकी एसोसिएशन के मेंबरशिप एफिलिएटेड हैं। इसका जो हेड क्वार्टर है, दैट इज़ इन वाशिंगटन डीसी, यूएसए। एम्स एट एडवांसमेंट इन क्रिएशन, कम्युनिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल नॉलेज। ये मैंने इंतहाई सादा अल्फाज में और बहुत ही ब्रीफ और शॉर्ट सी स्लाइड्स हैं जो आपके लिए बनाई हैं। इनमें मेंशन किया गया डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी अपनी नॉलेज बेस वगैरह स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर हम एपीए के मुताबिक एथिक्स की डेफिनेशन को देखते हैं, दैट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरली राइट कंडक्ट एक्सेप्टेड बाय अ पर्सन और अ ग्रुप और कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट टू अ स्पेसिफिक फील्ड। एथिक्स यानी कुछ ऐसे मॉरल प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे अखलाकी असूल व ज़वाबित जो कि हमारे राइट कंडक्ट को शो करते हैं, या फिर इससे आसान अल्फाज में ऐसे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए, जो कि किसी भी ख़ास फील्ड में, जिस भी फील्ड से हमारा ताल्लुक़ है, उस फील्ड की कुछ बाउंड्रीज़ की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, या उस फील्ड में काम करने के लिए एप्रोप्रिएट होती हैं, लोगों की तरफ से एक्सेप्टेबल होती हैं। तो वो तमाम प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरली राइट कंडक्ट जो कि लोगों की तरफ से एक्सेप्टेड हैं, जो कि टू द स्पेसिफिक फील्ड एप्रोप्रिएट हैं, उन्हें हम एथिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एपीए ने अपने कोड ऑफ एथिक्स को क्रिएट क्यों किया था। द एथिक्स कोड इज़ इंटेंडेड टू प्रोवाइड गाइडेंस फॉर साइकोलॉजिस्ट, यानी कि जितने भी साइकोलॉजिस्ट माहिर नफ्सियात काम कर रहे हैं उनके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस थी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट दैट कैन बी अप्लाइड बाय द एपीए एंड बाय अदर बॉडीज़ दैट चूज़ टू अडॉप्ट दैम। यानी माहिर नफ्सियात की रहनुमाई के लिए, गाइडेंस के लिए, उन्हें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, उन्हें प्रोफेशनली इतना स्ट्रॉन्ग करने के लिए, प्रोफेशनली सिक्योर करने के लिए एपीए को ज़रूरत पेश आई कि जनाब जितने भी साइकोलॉजिस्ट इस वक्त दुनिया में काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ एथिकल बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जिसको वो ब्रीच ना कर सकें, या फिर वो खुद प्रोफेशनली उन चीज़ों को फॉलो करते हुए, अडॉप्ट करते हुए सिक्योर रह सकें। अगर हम आप नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि जब हम एथिकल कंसिडरेशंस बाय एपीए फॉर साइकोलॉजिस्ट बात कर रहे हैं, तो ये इतने जनरल एथिक्स हैं कि इसको बाकी फील्ड के लोग भी बहुत इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एपीए ऑन कोड ऑफ एथिक्स की अगर हम बात करें फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, यानी कि 1892 में जब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बन चुकी थी, तो इट टुक 60 ईयर्स फॉर द एपीए टू पब्लिश अ कोड ऑफ एथिक्स, यानी 60 साल का एक लंबा अरसा लगा जितने भी साइकोलॉजिस्ट को मेंबरशिप मिल चुकी थी, एक एसोसिएशन बन चुकी थी, उन्हें 60 इयर्स लगे कोड ऑफ एथिक्स को बनाने में या इसको पब्लिश करने में। एपीए पब्लिश्ड इट्स फर्स्ट कोड ऑफ एथिक्स इन 1953। निकोलस होप्स जो थे उस वक्त एपीए के प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने अपने जो फर्स्ट कोड ऑफ एथिक्स पब्लिश किए एपीए वालों ने, वो 1953 में किए, जबकि एसोसिएशन जो थी वो 1892 में बन चुकी थी। और यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि पहले अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बनी थी, और उसके काफ़ी अरसे के बाद यानी 1921 में जाके अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन बनी, और उसके भी कुछ अरसे के बाद आईसीडी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ जो कि 1949 में बनी। तो यहाँ पर आपने ये एसोसिएशंस का एक ख़ास तौर पर जो ड्यूरेशन है वो देखना है कि कितना कितना टाइम लगा था साइकोलॉजिस्ट को, या फिर उस वक्त जितने भी रिसर्चर्स इंसान की साइकी के ऊपर काम कर रहे थे प्रोफेशनली, कितना टाइम लगा सोशल साइंसेज में साइकोलॉजी को आने के लिए। Since 1953, 9 revised editions of ethical codes have been published, including the most recent edition published in 2002। यानी 1953 जब पहला कोड ऑफ एथिक्स पब्लिश हुए, पहली दफ़ा कोड ऑफ एथिक्स पब्लिश हुए, तब से लेके अब तक इन कोड ऑफ एथिक्स को 9 टाइम रिवाइज किया जा चुका है। तो जो लास्ट इसकी लास्ट जो पब्लिकेशन हुई है इन कोड ऑफ एथिक्स की, जो रिवीजन हुई है, दैट वाज इन 2002। अगर हम 5 जनरल प्रिंसिपल्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, यानी अगर आप एज अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या फिर अगर आप साइकोलॉजी की डिग्री हासिल कर रहे हैं और आपको इन 5 जनरल प्रिंसिपल्स का नहीं पता, तो आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी फील्ड में लैग कर रहे हैं। तो ये 5 जनरल एथिकल प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो अक्सर हमारे पास स्टूडेंट्स को या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें नहीं पता होता। सो इस स्लाइड में प्रिंसिपल ए बी सी डी ई के नाम से इसकी कैटेगराइजेशन की गई है। प्रिंसिपल ए जो है वो बेनिफिसेंस एंड नॉन मेलिफिसेंस की बात करता है।
Principle B, which calls about fidelity and responsibility. Principle C, integrity. Principle D, justice. Principle E, respect for people's rights and dignity. अगर आप इन तमाम प्रिंसिपल्स को बाय नेम भी देखते हैं तो मतलब इसका बामायनी तर्जमा करते हैं तो आपको बात को समझने में बहुत आसानी होगी। सो इन 5 जनरल प्रिंसिपल्स को आपने एक निमोनिक्स जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है BFIRJ, यानी BFIRJ के नाम से आप इन प्रिंसिपल्स को याद रख सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट प्रिंसिपल ए, दैट इज़ अबाउट बेनिफिसेंस एंड नॉन मेलिफिसेंस, अगर इसको आप बाय नेम इस प्रिंसिपल को याद रखते हैं तो बेनिफिसेंस इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम बेनिफिट। ठीक है, बेनिफिट को अगर हम उर्दू में देखते हैं तो इसका मीनिंग होता है फ़ायदा। साइकोलॉजिस्ट स्ट्राइव टू बेनिफिट दोज विद होम दे वर्क एंड टेक केयर टू डू नो हार्म। मतलब साइकोलॉजिस्ट जिन भी लोगों के साथ जिस भी पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं वो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और उन्हें किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचने से बचाते हैं। यानी साइकोलॉजिस्ट इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो जिस भी पॉपुलेशन पे कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं या किसी भी क्लाइंट को या किसी भी फैमिली को डील कर रहे हैं तो उसमें क्लाइंट को कोई भी हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि जनाब एक साइकोलॉजिस्ट जिसने बातचीत के ज़रिए मरीज़ का इलाज करना है वो किसी मरीज़ को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। तो इसमें फ़िज़िकल, साइकोलॉजिकल, मोरल, एथिकल ये सारी गाइडलाइंस इसमें आ जाती हैं। प्रिंसिपल बी में इस बात को हम मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं। प्रिंसिपल बी इज़ अबाउट फिडेलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिडेलिटी को अगर हम उर्दू में देखते हैं तो इसका मतलब होता है वफ़ादारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट इस्टेब्लिश रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट विद whom दे वर्क। दे आर अवेयर ऑफ देयर प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू सोसाइटी। यहाँ पे एपीए वाले कहते हैं कि जनाब जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं साइकोलॉजिस्ट के लिए उसमें वो फिडेलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजिम है। एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपना एक ट्रस्ट वर्थी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है जो कि ट्रस्ट बेस्ड होता है। यानी एक क्लाइंट जो कि अपने इतने ज़्यादा दुखी कहानियाँ लेकर या अपने इतने ज़्यादा स्ट्रेसर्स लेकर एक साइकोलॉजिस्ट के पास आ रहा है तो उसको एक साइकोलॉजिस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस क्लाइंट को इंतहाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डील करे। उसको पता हो कि एज अ साइकोलॉजिस्ट उसका मुआशरे में और लोगों की ज़िंदगियों में क्या किरदार है। प्रिंसिपल सी टॉक्स अबाउट इंटेग्रिटी, यानी इंटेग्रिटी को अगर उर्दू में देखते हैं तो इसका मतलब है अपनी साख बहाल रखना, यानी अपनी इज़्ज़त वक़ार को, अपनी साख को मरीज़ के सामने बहाल रखना। इसमें एपीए वाले इस प्रिंसिपल पे बड़ी बड़ी अच्छी और बहुत सख्त बातें करते हैं। वो कहते हैं साइकोलॉजिस्ट सीक टू प्रमोट ऑनेस्टी, एक्यूरेसी एंड ट्रूथफुलनेस इन द साइंटिफिक टीचिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ साइकोलॉजी। यानी जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे नफ्सियात हैं वो टीचिंग प्रोफेशन में हैं, वो कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर कोई साइंटिफिक रिसर्चेस कंडक्ट कर रहे हैं, उनके लिए इस बात को प्रमोट करना ज़रूरी है कि वो ऑनेस्टी यानी ईमानदारी के साथ, एक्यूरेसी एंड ट्रूथफुलनेस इंतहाई ईमानदारी और सच्चाई के साथ जो है वो अपनी चीज़ों को, अपने काम को, अपने किरदार को, अपने रोल को, यानी जो भी वो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं या जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं एज अ प्रैक्टिशनर साइकोलॉजिस्ट, उसमें ईमानदारी और सच्चाई का जो पहलू है उसको बहुत पकड़ के रखना है। इन दीज एक्टिविटीज़ साइकोलॉजिस्ट डू नॉट स्टील, चीट और इंगेज इन फ्रॉड, सब्टरफ्यूज और इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। इसमें एपीए वाले कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी क्लिनिकल सेटअप में, टीचिंग प्रोफेशन में या फिर साइंटिफिक रिसर्चेज में, उसमें धोखाबाजी, फ्रॉड वगैरह या फिर जानबूझकर मरीज़ को उसके हक़ाइक़ से दूर रखना या फिर जो, यानी जो असल मामला है, जो असल बात है, जो रिसर्च करने का मेन पर्पस है, उन सब चीज़ों को इंटेंशनली हाइड करना या फिर इंटेंशनली मिसरिप्रेजेंट करना। मतलब हम चाह कुछ और रहे हैं, हम कर कुछ और रहे हैं लेकिन कह कुछ और रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का साइकोलॉजिस्ट पर बहुत ज़्यादा एक गहरी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो जितने भी धोखाधड़ी और ये फ्रॉडियाँ वगैरह हैं इन सब से इज्तनाब करें। साइकोलॉजिस्ट ट्राइव टू कीप देयर प्रोमिसेस एंड टू अवॉइड अनवाइज और अनक्लियर कमिटमेंट्स। इसमें एपी वाले कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं अगर उन्होंने किसी क्लाइंट से या फिर रिसर्चेस के दौरान या फिर टीचिंग प्रोफेशन में या फिर साइंटिफिक रिसर्चेस में किसी से कोई प्रॉमिस किया है, किसी क्लाइंट से, फैमिली से, किसी पॉपुलेशन से, तो उसको पूरा करना, उसको फुलफ़िल करना, या फिर एक साइकोलॉजिस्ट कोई भी अनवाइज़ या अनक्लियर कमिटमेंट्स ना करे। मिसाल के तौर पे एक मरीज़ जो कि हमारे पास आ रहा है, हमें पता है कि इसके ऊपर जो साइकोथेरेपी है उसका इतना गहरा या इतना अच्छा असरात मुरतब नहीं होंगे, इसको मेडिसिन की ज़रूरत है।
या फिर हम मरीज़ को कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम अगली दफ़ा आओगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें क्लियर नहीं है, हमें पता नहीं है, या फिर हम उसको अपनी नॉलेज बेस के मुताबिक नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं, तो ऐसा कोई भी काम हमने नहीं करना जो कि हमारी अनवाइज़ या अनक्लियर स्टेटमेंट्स क्लाइंट को शो, या फिर कोई ऐसी बात कर दी जाए जिसे हम पूरा ना कर सकें, यानी कोई ऐसा प्रॉमिस कर लिया जाए जिसे हम फुलफ़िल नहीं कर सकते, जिसे हम पूरा नहीं कर सकें। तो कोई भी ऐसी चीज़ हमने नहीं करनी होती एज़ अ प्रोफ़ेशनल साइकोलॉजिस्ट। अब इसी कोड ऑफ एथिक्स का जो प्रिंसिपल सी है, उसके लास्ट पॉइंट में एपीए वाले हमें थोड़ी-सी परमिशन देते हैं। इन सिचुएशंस इन व्हिच डिसेप्शन मे बी एथिकली जस्टिफाएबल टू मैक्सिमाइज़ बेनिफिट्स एंड मिनिमाइज़ हार्म। अगर इस बात को आप इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ते हैं तो इस पे ये बात मेंशन है कि कई ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें हमें क्लाइंट को या फिर पॉपुलेशन को थोड़ा-सा डिसीव करना पड़ सकता है, थोड़ा-सा धोखा देना पड़ सकता है। लेकिन जो भी हम क्लाइंट को मिसरिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं या फिर डिसीव कर रहे हैं, ले उस वो जो डिसेप्शन है, वो जो धोखा है, वो जस्टिफाएबल होना चाहिए। मतलब उसे हमें पता हो कि हम ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं, और वो जो क्यों है उसका आंसर उन्होंने अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट में बताया है। टू मैक्सिमाइज़ बेनिफिट्स, मतलब हमने इसमें बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज़ करना है और जो भी नुकसान है उसको मिनिमाइज़ करना है। यानी हमने जो भी धोखाधड़ी करनी है, जो भी चीज़ें हमने, अक्सर ऐसी चीज़ें या बातें होती हैं जो हमने क्लाइंट से या फैमिली से हाइड रखनी होती हैं, तो उसमें जो भी चीज़ें करनी हैं, उसमें हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इसमें बेनिफिट ज़्यादा है मरीज़ का, लाइक उसमें उसको कोई भी एथिकली, मोरली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली कोई लॉस नहीं होगा। तो जब हमने मैक्सिमाइज़्ड बेनिफिट करना हो तो फिर हम ये डिसेप्शन कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स प्रिंसिपल डी, विच टॉक्स अबाउट जस्टिस, यानी इंसाफ के बारे में वो बात करता है। वो कहते हैं कि जनाब, साइकोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज दैट फेयरनेस एंड जस्टिस entitle all persons to assess to and benefit from the contributions of psychology and to equal quality in the process, procedures and services being conducted by psychologist। मतलब एक मारे नफ्सियात जितने भी प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसमें हर सूरत इंसाफ का ख़्याल रखना है, फेयरनेस एंड जस्टिस इन टाइटल होना चाहिए। यानी अगर इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन में 2 सेशंस रखे हुए हैं और हमने एक सेशन में 2 घंटे या ढाई घंटे लगा दिए। अब अगला मरीज़ जो बाहर बैठ के इंतज़ार कर रहा है, अब हम कहें कि जनाब ये टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसको सिर्फ़ हम 10-15 मिनट दे के इसको अगले सेशन में बुला लेंगे। ठीक है? मतलब अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, या फिर लाइक कोई भी इस तरह की प्रैक्टिकल चीज़ एग्जांपल आप ले सकते हैं कि क्लाइंट्स के साथ कोई भी अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। हमारे लिए सारे मरीज़ बराबर हैं। एज़ अ साइकोलॉजिस्ट आप जिस भी पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं उसमें कोई भी फ़ेवरेटिज़्म वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि हमें हमारे मोरालिटी से या फिर जो एथिकल गाइडलाइंस जो हमें एपीए प्रोवाइड करता है उससे थोड़ा हटा सकें। प्रिंसिपल ई की बात करें तो ये भी बहुत सीरियस कंसर्न है। रिस्पेक्ट फॉर पीपल्स राइट्स एंड डिग्निटी, यानी इंसान की जो भी इज़्ज़त और वक़ार है उसका ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है, इंसान के हकूक़ का ख़्याल रखना है। मतलब जितने भी लोग हैं उनके हकूक़ का ख़्याल रखना है, उनकी डिग्निटी यानी इज़्ज़त और वक़ार का ख़्याल रखना है। अब जो अमेरिका का एक मेन कंसर्न रहा है हमेशा से, वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ह्यूमन रिस्पेक्ट पे, डिग्निटी के ऊपर है। यानी वो कहते हैं कि डे 1 से लेके अब तक, आज़ादी के बाद से अब तक वो इंसानों के हकूक़ के ऊपर और फिर इज़्ज़त और वक़ार पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो एपीए ने जब अपने एथिकल कंसिडरेशंस दिए तो उसमें भी इंसानों के हकूक़ और रिस्पेक्ट का ख़ास तौर पे एलिमेंट ऐड किया गया। Psychologists respect the dignity and worth of all people and the rights of individuals to privacy, confidentiality and self-determination। यानी वो यहाँ पे कहते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जितने भी माहिर नफ्सियात हैं, उन्हें तमाम लोगों की वर्थ का, वैल्यू का, इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए कि इंसानों की ज़िंदगी कितनी अहम है, इंसान कितने अहम हैं। उनके जो भी राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी है, यानी एक मरीज़ जो, अगेन वही बात, जो अपनी पूरी दास्तान लेके, अपने सारे स्ट्रेसर्स आके एक साइकोलॉजिस्ट को डिफ़ाइन कर रहा है, बता रहा है, अपनी ज़िंदगी की कोई उम्मीद लेके आपके पास आया है, तो आपने उसके तमाम जो भी सीक्रेट्स हैं, जो भी राज़ हैं, जो भी चीज़ें उसने आपसे शेयर की हैं, आपने उसको हर सूरत प्राइवेसी को और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना होता है। Psychologists are aware of and respect cultural, individual, and role differences, including those based on age, gender identity, race, ethnicity, culture, national origin, religion, sexual orientation, disability, language, and socioeconomic status। यानी यहाँ पे ये कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट आर अवेयर ऑफ, यानी साइकोलॉजिस्ट जो माहिर नफ्सियात हैं, जब वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि हमने प्रिंसिपल बी में बात की थी फिडेलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जब वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने रोल से, अपने स्टेटस से, अपने काम से,
और अवेयर होते हैं, यानी उनको आगाही हासिल होती है कि जनाब हमारा मेन किरदार क्या है, हमारा एज़ अ साइकोलॉजिस्ट काम क्या है। तो वो जितने भी कल्चरल, मोरल, सोशल डिफरेंसेस हैं, जितने भी रेस, एज, जेंडर, एथनिसिटी, कल्चर है, उन सब चीज़ों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है? यहाँ पर एक और चीज़ जो कि बाकी प्रोफ़ेशंस में भी बहुत कॉमन है कि इंसान किसी भी मर्ज़ के साथ आपके पास आया है, उसमें हमारे पास ज़ात-पात, रंग, नस्ल, मज़हब, कल्चर, इन सब चीज़ों से हम बहुत अ, हमारा कोई कंसर्न नहीं होता, यानी अगर वो रिलीजियस बैकग्राउंड उसका चेंज है या फिर कल्चरल बैकग्राउंड चेंज है, तो हमने क्लाइंट को एज़ अ क्लाइंट ही देखना है। उसके जो भी मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो भी रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो भी उसकी सकाफ़ती, मुआशी, मुआशरती, मज़हबी चीज़ें हैं, वैल्यूज़ हैं, इक़दार हैं, उनका ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है, बल्कि रिस्पेक्ट की बात की है यहाँ पे। ठीक है? तो एथिकल कंसिडरेशंस में जो प्रिंसिपल ई है व्हिच टॉक्स अबाउट राइट्स ऑफ पीपल, रिस्पेक्ट फॉर पीपल्स राइट्स एंड डिग्निटी, दैट इज़ मच इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर जो हम देखते हैं एथिकल स्टैंडर्ड्स, पहले हमने 5 जनरल प्रिंसिपल्स को देखा है। अब हम एथिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें। प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स में ये फ़र्क होता है कि प्रिंसिपल्स जो हैं वो सिर्फ़ गाइडलाइंस के लिए होते हैं, यानी हमें रहनुमाई फ़राहम करते हैं कि जनाब अगर आप इन 3, 4, 5 चीज़ों का ख़्याल रखते हैं तो आप प्रोफ़ेशनली बहुत सिक्योर हैं। ठीक है? मतलब एथिक्स वो होते हैं, प्रिंसिपल्स वो होते हैं जिसको वायलेट करने पे हमें कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती है। लेकिन एथिकल स्टैंडर्ड्स वो होते हैं जिसकी वायलेशन करने पर, मतलब स्टैंडर्ड्स वो कुछ कवायद ज़वाबित होते हैं जिसको अगर हम वायलेट करते हैं तो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनको पनिशमेंट मिल सकती है। उसमें जो है हमारे पास हैं एपीए वाले, वो 10 बेसिक एथिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें हैं करते हैं। नंबर 1 है रिज़ॉल्विंग एथिकल इश्यूज़। इसे हम बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इनके ऊपर पूरे-पूरे चैप्टर्स मौजूद हैं। बट यहाँ पे रिज़ॉल्विंग एथिकल इश्यूज़ यानी ये एक एथिकल स्टैंडर्ड है कि जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एथिकल इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना होता है। कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे उन्हें एज़ अ साइकोलॉजिस्ट खुद डील करना होता है। पेशेंट्स के लिए चीज़ें डिज़ाइन करनी होती हैं, ट्रीटमेंट प्लान वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। कॉम्पिटेंस यानी एक जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो कॉम्पिटेंट होता है। कॉम्पिटेंट बंदा यानी जो अपने फ़ील्ड का माहिर होता है, जिसको अपनी थेरेपीज़ पे, डायग्नोसिस पे, अपने रिसर्च बेसिस पर चीज़ों के ऊपर एक नॉलेज बेस होती है, एक मुकम्मल ग्रिप होती है। यानी ऐसा नहीं है कि हमने फोरेंसिक साइकोलॉजी पढ़ी है और हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के तौर पे काम करें, या फिर हमने ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी पढ़ी है और हम जो है वो स्पीच थेरेपिस्ट के तौर पे काम करें। यानी जो कॉम्पिटेंसी है, जो रेलिवेंसी है, जो फ़ील्ड पे ग्रिप है, वो लाज़मी है। ह्यूमन रिलेशंस, इसमें एथिकल स्टैंडर्ड्स में जो साइकोलॉजिस्ट के लिए ह्यूमन रिलेशंस वाली बात है कि जो एक साइकोलॉजिस्ट है वो कभी भी इस तरह की कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता। यानी कोई भी थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के अलावा कोई भी दूसरा रिलेशनशिप आप अपने क्लाइंट के साथ या जितने भी पॉपुलेशन पर रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उनके साथ इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। इसमें ख़ास तौर पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसकी बात हमने पहले भी की कि एक क्लाइंट जिसकी प्राइवेसी को, जिसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना हर सूरत ज़िम्मेदारी है। एडवर्टाइजिंग एंड अदर पब्लिक स्टेटमेंट्स, मतलब जितने भी आप एडवर्टाइजमेंट्स के लिए या फिर जो पब्लिक स्टेटमेंट्स आप किसी भी पब्लिक, आप अगर एक पब्लिक फिगर हैं या फिर कोई भी एडवर्टीजमेंट जो है वो आप अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे हैं या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, किसी भी तरीके से अगर आप अपनी पब्लिकेशंस कर रहे हैं, अपनी जो है एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो आपने उसमें कोई भी इस तरह की गलत स्टेटमेंट यूज़ नहीं करनी, या फिर कोई फ्रॉड या चीटिंग या फिर सब्टरफ्यूज या फिर कोई इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन अपने स्टेटस को नहीं करना है। इसमें आपने ख़ास तौर पर इस बात का ख़्याल रखना है। पॉइंट 6, स्टैंडर्ड नंबर 6 इज़ अबाउट रिकॉर्ड कीपिंग एंड फ़ीस। इसमें ये कहते हैं एथिकल स्टैंडर्ड्स में एपीए वाले के जनाब एक साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो रिकॉर्ड को मेंटेन रखे और अपना फ़ीस स्केड्यूल वगैरह डिज़ाइन करे, देखे। रिकॉर्ड मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, इससे हम प्रोफेशनली सिक्योर होते हैं। हमारे पास हर आने जाने वाले क्लाइंट की जितने भी सेशंस वगैरह कंडक्ट किए हैं, जिस डेट पे जो चीज़ें की हैं, वो सब मेंशन होनी चाहिए। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड पब्लिकेशन, असेसमेंट एंड थेरेपी, यानी ये तमाम वो एरियाज़ हैं जिसे कर हमें ख़ास तौर पर एथिकल कंसिडरेशंस का, स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखना पड़ता है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी एक साइकोलॉजिस्ट जो है अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, अपने स्किल्स को या फिर प्रैक्टिकल फील्ड में ग्रूम करने के लिए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। रिसर्च एंड पब्लिकेशन, इसमें अगेन वही चीज़ें कि अगर आप एज अ साइंटिफिक रिसर्चेज में कोई काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपने जो भी रिसर्च पब्लिकेशन करनी है उसमें किसी भी किस्म की कोई चीटिंग, फ्रॉड वगैरह
या फिर कोई इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन शामिल नहीं होनी चाहिए। असेसमेंट और थेरेपी इसको अगर हम इकट्ठा देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्लाइंट की जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं वो उस पे कौन से इस्तेमाल होने हैं। लाइक अगर हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एक मरीज़ जो आपके पास एंग्जायटी मर्ज़ के साथ आया, बेचैनी का मर्ज़ है उसको, लेकिन आप उसके ऊपर कोई और साइकोटिक पेशेंट वाला टूल अप्लाई कर रहे हैं, या फिर वो डिप्रेशन के साथ है लेकिन आप उसके ऊपर स्ट्रेस वाला स्केल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम उसको इंटेलिजेंस का है लेकिन आप उसकी पर्सनैलिटी को असेस कर रहे हैं। लाइक हमने कोई भी इर्रेलेवेंसी चीज़ें वहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए अपना और क्लाइंट का नहीं करनी होती, हमने टू द पॉइंट एक्यूरेट असेसमेंट जो है वो करनी होती है। थेरेपी हमें पता होना चाहिए कि एज अ थेरेपिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ प्रैक्टिशनर साइकोलॉजिस्ट, जो भी क्लाइंट हमारे पास आया है, जिस भी पॉपुलेशन को हम डील कर रहे हैं, जिसमें उनको थेरेपी की ज़रूरत है, तो उसमें जो राइट सेट ऑफ थेरेपीज़ है वो अप्लाई करना है। जैसे हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ थेरेपीज़ हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, हिप्नोथेरेपी। हमें पता होना चाहिए कि क्लाइंट के ऊपर कौन सा सेट ऑफ थेरेपी फिट आता है, कौन सी सेट ऑफ थेरेपीज़ ऐसी हैं जिसके ज़रिए क्लाइंट जल्दी बेहतर हो सकता है। यानी ऐसा नहीं कि जो क्लाइंट हमारे पास डीबीटी से ठीक होने वाला है हम उसके ऊपर हिप्नोथेरेपी करना स्टार्ट कर दें। लाइक बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट चीज़ें करें ताकि क्लाइंट हमारे पास रहे, लाइक हमारे पास कोई 10-15 सेशंस चलते रहें। इसमें अगेन वही चीज़ें कि जनाब कोई भी चीटिंग, फ्रॉड, इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर एक्यूरेसी और ट्रूथफुलनेस को इंश्योर करना, ये सब चीज़ें एक साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये वो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं जिसकी वायलेशन करने पर एपीए में सख्त सज़ाएं मौजूद हैं, ठीक है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो जनाब यहाँ पे हमारे पास अभी तक हमारी अपनी कोई पाकिस्तान की कोई साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एक ऐसी नहीं बनी अभी तक जिसे हम नेशनली या इंटरनेशनली जो है वो अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट कर सकें। सो यहाँ पर एपीए वाले जितनी भी चीज़ें हमें बताते हैं, एपीए जैसा कि हमने स्टार्टिंग पे बात की कि एक यूनिवर्सल एसोसिएशन है जिसे दुनिया के तमाम साइकोलॉजिस्ट जिस भी मुल्क में हैं, जिस भी कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं, वो उनके स्टैंडर्ड्स को मानते हैं। बिकॉज़ ये वो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमें प्रोफेशनली सिक्योर करते हैं, हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, हमें हमारे प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर काम करने में या फिर प्रोफेशनली बेहतर तरीके से काम करने में मदद फ़राहम करते हैं। तो अगर हम इन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को, इन एथिकल स्टैंडर्ड्स को या फिर जनरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो हम बड़े अच्छे तरीके से अपनी फील्ड में सर्व कर सकते हैं। वीडियो ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से और ये जो कैटेगरीज ऑफ एपी एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं इसे मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किए। अगेन आई एम टेलिंग यू कि इस पर 10 के 10 अलग अलग चैप्टर्स मौजूद हैं, बट एक इसका ओवरव्यू मैंने आपको लाजमी दिया है। उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दूसरों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।